हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं वीके राठौर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमडी क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 के अंतर्गत बायोलॉजी का टॉपिक। स्टूडेंट्स, लघु बीजाणुधानी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और इससे पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था कि बीजांड क्या होता है और कितने प्रकार से व्यवस्थित होता है। तो स्टूडेंट, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे गुरु बीजाणु जनन के बारे में। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज स्टूडेंट हमारी हेडिंग रहेगी गुरु बीजाणु जनन। तो आइए शुरू करते हैं। गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। आइए मैं शुरू करता हूं। द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अंगुणित गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। स्टूडेंट्स, बहुत छोटी सी और सरल परिभाषा है गुरु बीजाणु जनन की। द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित मतलब हैप्लॉइड गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया अर्थात जो प्रोसेस है को गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसे 2 चरणों में बांटा जा सकता है। इसे 2 चरणों में बांटा जा सकता है। 2 चरणों में बांटा जा सकता है। जो पूरी प्रोसेस है गुरु बीजाणु जनन की, इसे 2 प्रोसेस में बांटा जा सकता है। पहली प्रोसेस जो है वो है आपकी आवृतबीजी पादपों में गुरु बीजाणु का नहीं, मादा युग्मकोद्भिद लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि गुरु बीजाणु जनन तो हम पढ़ रहे हैं तो पूरी प्रोसेस कहलाएगी। तो इसलिए आवृतबीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद का बनना। तो ये पहली प्रोसेस है। और दूसरी प्रोसेस है हमारी भ्रूणपोष का निर्माण। भ्रूण कोश
का निर्माण, यानी कि अम्लाशय का निर्माण, भ्रूण कोश का निर्माण। तो इन दो प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम गुरु बीजाणु जनन की पूरी प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकें। ठीक है, मैं समझता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करूँगा और हम लोग अपनी पहली प्रोसेस यानी कि आवृतबीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद का बनना देखेंगे, किस तरह से मादा युग्मकोद्भिद बनता है। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, हेडिंग हमारी आवृतबीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद का बनना। आवृतबीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद का बनना। आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो शुरू करेंगे बीजांड में बीजांड काय के स्वतंत्र सिरे, बीजांड में बीजांड काय के स्वतंत्र सिरे से कुछ अंदर के अर्थात अधिस्तरीय क्षेत्र में एक या कई कोशिकाओं के अथवा कई कोशिकाओं के समूह अपने आकार में वृद्धि करके प्रप्रसु कोशिकाएं बनाते हैं। एक बार देख लेते हैं स्क्रीन को। ठीक है, स्क्रीन पे साफ नजर आ रहा है। बनाते हैं। अगर एक से अधिक प्रप्रसु कोशिकाएं हैं, तो भी प्रायः एक ही कोशिका परिणत विभाजन के द्वारा परिणत विभाजन करती है। जो समसूत्री विभाजन है
विभाजित होने के बाद यह 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। विभाजित होने के बाद इससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। इससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। कौन कौन सी 2 कोशिकाएं बनती हैं? पहली है हमारी बाहरी कोशिका, बाह्य कोशिका या प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहलाती है। ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और दूसरी होती है प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। इसको हटाते हैं। स्टूडेंट, हेडिंग है हमारी बाह्य कोशिका। बाह्य कोशिका, तो यहाँ इसे प्राथमिक, जरा देखिए कर दिया स्क्रीन पे क्या। ठीक है, इसे प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। इसे प्राथमिक भित्तीय कोशिका भी कहा जाता है। यह परिणत विभाजन के द्वारा, यह परिणत विभाजन के द्वारा विभाजित होकर 2 कोशिकाएं द्वारा विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो कोशिकाएं या कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह बना लेती है। समूह बना लेती है। दूसरी कोशिका है हमारी भीतरी कोशिका। भीतरी कोशिका, तो इसे प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका भी कहते हैं। इसे प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका भी कहते हैं।
इसे प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका भी कहते हैं। यहाँ बिना विभाजित हुए सीधे ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, सीधे ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह वृद्धि करने लगती है। वृद्धि करने लगती है जब यह काफी बड़ी हो जाती है। काफी बड़ी हो जाती है तो इसमें स्पष्ट केंद्रक दिखाई देता है। स्पष्ट केंद्रक दिखाई देने लगता है। तो इसमें स्पष्ट केंद्रक दिखाई देने लगता है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं। कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं। चार अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं जो लंबवत चतुष्क, मतलब 4 के आकार जो लंबवत चतुष्क के रूप में विन्यासित रहती हैं। तो दोनों के एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, बाह्य कोशिका क्या है? तो बाह्य कोशिका को ही हम प्राथमिक भित्तीय कोशिका भी कहते हैं। ये परिणत विभाजन मतलब पेरीसाइक्लिंग विभाजन द्वारा विभाजित होकर के 2 कोशिकाएं या फिर कोशिकाओं का समूह बना लेती हैं। दूसरी हमारी भीतरी कोशिका। इस भीतरी कोशिका को ही हम प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका भी कहते हैं। बिना विभाजित हुए सीधे ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह ये कोशिका काम करने लगती है और जब यह कोशिका काफी बड़ी हो जाती है तो इसमें केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है और इसके बाद इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होने के पश्चात इसमें 4 कोशिकाएं बनती हैं जो कि एक चतुष्क के रूप में विन्यासित रहती हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए इसको इरेज करते हैं
और अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। इस तरह से जो हमने दो कोशिकाएं पढ़ी हैं, तो इसके बाद हम कहेंगे कि इस तरह से संपूर्ण बीजांड में या बीजाणुधानी में, क्योंकि बीजांड को ही तो कहते हैं हम बीजाणुधानी या बीजाणुधानी नहीं, बीजाणुधानी तो दोनों होती हैं, लघु बीजाणुधानी भी और गुरु बीजाणुधानी में, तो हम सीधे लिखते हैं गुरु बीजाणुधानी में, संपूर्ण बीजांड में या गुरु बीजाणुधानी में चार कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं स्टूडेंट्स? चार कोशिकाएं पाई जाती हैं। चार कोशिकाएं या गुरु बीजाणु बनते हैं जिनमें से केवल निभागीय छोर वाला बीजांड नहीं, छोर वाला गुरु बीजाणु जो मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है, तो यही कोशिका है भी गुरु बीजाणु के रूप में कार्यशील होता है। गुरु बीजाणु के रूप में कार्यशील होता है। एवं तो कुल मिला के गुरु बीजाणुधानी में चार कोशिकाएं या चार गुरु बीजाणु बनते हैं, जिनमें से केवल निभागीय छोर की ओर वाला गुरु बीजाणु भी, जो कि मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है, तो ये गुरु बीजाणु के रूप में क्रियाशील होता है एवं भ्रूण कोश में बदल जाता है। भ्रूण कोश में बदल जाता है। था शेष तीन गुरु बीजाणु बाद में धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं।
नष्ट हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करेंगे इसका एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल नहीं, डायग्राम बना लेते हैं, इससे और अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट, इसको बनने में समय लगेगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने अब ये चित्र कंप्लीट कर दिया है। आइए आपको इसके हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बीजांड में एक प्राथमिक प्रपरशु कोशिका होती है जो कि वृद्धि विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं में बट जाती है। एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका फिर से इसमें परिणत विभाजन होता है और परिणत विभाजन के द्वारा भित्तीय कोशिका और गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनाती है। पूरी गुरु बीजाणुधानी में केवल 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिनमें से निभागी छोर वाला गुरु बीजाणु जो होता है वही मादा युग्मकोद्भिद की तरह काम करता है और बाकी के 3 जो गुरु बीजाणु होते हैं ये आगे चल करके नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट अब ले लिया होगा। आइए इरेज कर देते हैं अभी से। स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे भ्रूण कोश का निर्माण। हेडिंग है हमारी भ्रूण कोश का निर्माण। स्टूडेंट, जिस भी क्लास को आप लोग देखते हैं उसके नोट्स आप आवश्यक रूप से बनाते जाइएगा, क्योंकि आपके हस्तलिखित नोट्स ही वो जरिया हैं जिसकी वजह से आप बाकी सभी स्टूडेंट से अलग होते हैं और जिनकी वजह से आप जो हैं परीक्षा में एक उत्तम स्कोर हासिल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। क्रियाशील गुरु बीजाणु। क्रियाशील गुरु बीजाणु बीजांड काय से अधिक मात्रा में पोषण प्राप्त करने लगता है। पोषण प्राप्त करने लगता है और बड़ा होकर भ्रूणकोश मात्र कोशिका की तरह कार्य करने
रहता है। यह बीजांड काय का अधिकतम स्थान घेर लेता है। घेर लेता है तथा वृद्धि के समय इसका केंद्रक जो बीच में था विभाजित होकर के दो केंद्रक बनाता है। जो विपरीत ध्रुवों की ओर खींचे चले जाते हैं। खींचे चले जाते हैं। दोनों ध्रुवों के की ओर के ये केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा पुनः दो बार विभाजित होते हैं। दो बार विभाजित होते हैं। दो बार विभाजित होते हैं। इस प्रकार से के दोनों ओर 4-4 अर्थात कुल 8 केंद्रक बनते हैं। दोनों तरफ 4-4 केंद्रक बन जाते हैं, यानी कि कुल 8 केंद्रक बनते हैं। इस प्रकार से इस समय तक क्रियाशील गुरु बीजाणु
प्रकार से इस समय तक क्रियाशील गुरु बीजाणु जिसमें ये केंद्रक उपस्थित था, जिसमें ये केंद्रक उपस्थित होता है, बढ़कर एक कोश का आकार ले लेता है। अब इस प्रकार की संरचना भ्रूणकोश कहलाती है। क्या स्टूडेंट, आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्रियाशील गुरु बीजाणु, आपने जाना कि गुरु बीजाणुधानी में 4 गुरु बीजाणु बनते हैं जो कि चतुष्क के रूप में विभाजित होते हैं, जिनमें से केवल एक गुरु बीजाणु जो कि निभाग की ओर होता है वही क्रियाशील होता है, बाकी के 3 नष्ट हो जाते हैं। तो वही क्रियाशील बीजाणु बीजांडकाय से अधिक मात्रा में पोषण प्राप्त करने लगता है और बड़ा होकर के भ्रूणकोश मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगता है। यही बीजांडकाय का अधिकतम स्थान घेर लेता है और वृद्धि के समय इसका केंद्रक जो कि बीच में होता है, तो वृद्धि के पश्चात यही केंद्रक विभाजित हो जाता है और 2 भागों में बढ़ जाता है और बट करके विपरीत ध्रुवों की ओर, एक ऊपर की तरफ निभाग की ओर और दूसरा बीजांड द्वार की ओर चले जाते हैं। पुनः इनमें 2 बार समसूत्री विभाजन होता है और प्रथम समसूत्री विभाजन से 1 से 2 केंद्रक बनते हैं दोनों तरफ, और द्वितीय समसूत्री विभाजन से 2 से 2 गुने हो जाते हैं, अर्थात 4 केंद्रक दोनों तरफ बनते हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो पूरे बीजांड में नहीं विभाजित होकर के कुल मिलाकर भ्रूणकोश में 8 केंद्रक बनते हैं। इस प्रकार से इस समय तक, कौन से समय तक, जब तक ये 8 केंद्रक बने हैं, इस समय तक क्रियाशील गुरु बीजाणु जिनमें ये केंद्रक उपस्थित होते थे, ये आकार बढ़ जाता है इसका और एक कोश थैले के जैसा आकार ले लेता है। इस प्रकार की जो संरचना है इसी को स्टूडेंट हम भ्रूणकोश कहते हैं। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए इसको इरेज करते हैं। आइए आगे देखते हैं, लिखते हैं भ्रूणकोश के प्रत्येक ध्रुवीय सिरे में स्थित 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक केंद्रीय
भाग में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और द्वितीयक केंद्रक युक्त एक ध्रुवीय कोशिका बनाते हैं। और द्वितीयक केंद्रक युक्त एक ध्रुवीय कोशिका बनाते हैं। दोनों छोर के तीनों केंद्रक, दोनों छोर के तीनों केंद्र, एक की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों तरफ के तीन तीन जो केंद्रक बचे थे, तीनों केंद्रक अपने चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित कर निम्न प्रकार से संरचना बनाते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट, मैंने ये एक चित्र बनाया है, इसके माध्यम से आइए समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। आपको शुरुआत में बताया गया कि केंद्रक विभाजन करके विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। इस तरह से इसका विभाजन हुआ, एक इस छोर पर आ गया और एक उस छोर पर पहुंच गया। समझते हैं, दोनों केंद्रक में दो बार समसूत्री विभाजन होता है। प्रथम समसूत्री विभाजन थे केंद्रक एक के दो हो जाते हैं दोनों तरफ के, और द्वितीय जब समसूत्री विभाजन होता है तब केंद्रक दो से चार हो जाते हैं। इन चारों केंद्रकों में से एक एक केंद्रक मध्य में आ जाता है और यही संयुक्त होकर के द्वितीय केंद्रक बनाता है। ये खाली स्थान जो आप देख रहे हैं ये रिक्तिकाएं होती हैं। शेष जो ये तीनों केंद्रक होते हैं दोनों किनारों के, ये अपने ऊपर कोशिका द्रव्य इकट्ठा करके ऊपर के केंद्रक जो हैं ये प्रतिमुख कोशिकाएं बनाते हैं, नीचे के जो तीन कोशिकाएं होती हैं वो सहायक कोशिकाएं बनाते हैं। इसमें कोशिका तो एक होती है मध्य में, लेकिन केंद्रक इसमें दोनों होते हैं। इस प्रकार से एक संपूर्ण भ्रूण कोश जो होता है वो 1 2 3 4 5 6 7 कोशिकाओं और 8 केंद्रकों वाला होता है। 3 इधर के केंद्रक, 3 इधर का केंद्रक और 2 संयुक्त केंद्रक, तो 8 केंद्रक और 7 कोशिकाओं का होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं समझता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये इसको इरेज करते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया है तो वीडियो को पीछे करके पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स आवश्यक रूप से आप लोग बनाते रहिए। साथ ही जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं एक बार अधिक से अधिक शेयर कर दें, जहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं, जिससे अधिकतम लोग इस वीडियो को देख सकें और हमारा उद्देश्य भी पूर्ण हो सके।
आइए आगे देखते हैं। बीजांड द्वार की ओर की 3 कोशिकाएं। बीजांड द्वार की ओर की 3 कोशिकाएं, इनमें से कोशिकाओं लिखते हैं। कोशिकाओं में से एक कोशिका अधिक बड़ी हो जाती है, यह अंड कोशिका कहलाती है। अभी आपने यहाँ पे चित्र देखा था, नीचे की ओर 3 कोशिकाएं इकट्ठी थी, जिनमें से ऊपर की एक कोशिका कुछ अन्य 2 कोशिकाओं से बड़ी मालूम पड़ती थी, तो यह कोशिका अंड कोशिका कहलाती है। यह कोशिका अंड कोशिका कहलाती है तथा शेष 2 कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। निभाग की ओर की बनी 3 कोशिकाएं। निभाग की ओर बनी 3 कोशिकाएं प्रति व्यासांत कोशिकाएं कहलाती हैं। कहलाती हैं। इस तरह से बीजाणुधानी अंदर ही 8 केंद्रक व 7 कोशिका वाले भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देख रहे हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जाने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले, और साथ ही अधिकतम लोगों तक शेयर करें।
वीडियो देखते रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।